अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। हम में से बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जो फ्रूट खाते हैं तो उसका बीज हम क्यों नहीं उगा सकते, और क्या अगर हम वो उगाते हैं तो क्या उसको फ्रूट लगेगा, मतलब वो पौधा बनेगा और कल को उसको फ्रूट लगेगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको उगाया जाए लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगता। जिस तरह सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे, अगर हम माल्टा खाने के बाद में उसका सीड लगा देते हैं, उसको पौधा तो बन जाएगा लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगेगा, और अगर लगा तो ओनली 1 से 2 ही फ्रूट उसको लगते हैं। जब तक उसको ग्राफ्ट ना किया जाए तब तक वो फ्रूट नहीं देता। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसको सीड से लगाया जाए और उसके सीड से बना हुआ पौधा उसको फ्रूट भी लगता है। जी हाँ, तो लीची भी उनमें से एक है। अगर हम लीची खाते हैं, लीची गर्मी के सीज़न में आती है, गर्मी के दिनों में हम खाने के बाद में अगर इसका हम बीज लगा देते हैं मिट्टी के अंदर, तो जब इसका पौधा बनेगा तो उसको फ्रूट भी लगेगा। इसको ग्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। और फालसे का भी ऐसा ही है, फालसा खाइए और उसका जो बीज होता है उसको लगा दीजिए, जो उसका पौधा बनेगा उसको फ्रूट भी लगेगा, उसको भी ग्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हम सेब खाते हैं उसका बीज लगा देने से पौधा तो बन जाएगा लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगेगा जब तक उसको ग्राफ्ट ना किया जाए। तो चलिए इसको लगाते हैं कि किस तरह हमने इसको बीज को लगाना है। लीची को मैंने आज ही खाया और आज ही इसके बीज को मैं लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका एक पौधा बन जाए, क्योंकि जो मैंने लीची खाई वो बहुत ही स्वीट थी और काफ़ी हेल्दी भी लग रही थी। तो मैं चाहता हूँ इनके हेल्दी से सीड्स भी लगा लूँ। लगाने के लिए हम मिट्टी यूज़ नहीं करेंगे। हम जिसके अंदर बीज लगाने वाले हैं वो है कोकोनट खस्क। कोकोनट खस्क क्या चीज़ है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह बनता है। पहली बार मैं इसके अंदर सीडलिंग करने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपने आज से पहले ये मेथड नेट के ऊपर कभी भी नहीं देखा होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा। मतलब सीड लगाने से लेकर ट्रांसप्लांट तक एक ही वीडियो लेंथ आपको मिलेगी देखने में। बीज लगाने के लिए मैं थर्मोकोल के कप यूज़ कर रहा हूँ। इनके नीचे ड्रेनेज होल बना लीजिए, 4 होल बना लीजिए नीचे इसके, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो सके और इसके अंदर पानी जमा ना रहे। ओके, इसी तरह सबके अंदर होल कर लीजिए। और उसके बाद में हम भरेंगे इनके अंदर कोकोनट खस्क। कोकोनट खस्क को पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिए, क्योंकि जितना पानी ये अपने अंदर स्टोर करना चाहते हैं इनको कर लेने दीजिए। और उसके बाद में हम भरेंगे इनको इन कप्स के अंदर। अगर आपके पास कोकोनट खस्क ना हो तो आप इसकी जगह पर कोकोनट पीट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोको पीट। अगर वो भी ना हो तो आप बालू मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। बालू मिट्टी के अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मतलब मिट्टी के अंदर इसको लगाना बहुत ही आसान है। मिट्टी भरिए कप के अंदर और उसके ऊपर इस बीज को रख दीजिए, और ऊपर से कंपोस्ट से या फिर कोकोपीट से या फिर हल्की सी लेयर कर सकते हैं आप उसी बालू मिट्टी की जो आपने गमले के अंदर यूज़ की होगी। तो 1 से 2 वीक्स के अंदर अंदर ही इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। अब मैं इस सीड को लगाऊंगा इस कोकोनट खस्क के अंदर, और सीड को हम इस एंगल में नहीं लगाएंगे और ना ही हम इस एंगल में लगाएंगे। हम इसको लगाएंगे इस एंगल में, क्योंकि इस एरिया से निकलेगी रूट और रूट जाएगी इस मीडिया के अंदर, और ये सीड बाद में कुछ इस तरह हो जाएगा जो ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये छिलका हट जाएगा और इसके अंदर से पत्ता निकल आएगा। इसलिए आप इसको लिटा दीजिए इसके ऊपर। मेरे पास 4 कप्स हैं तो मैं चारों के अंदर हेल्दी से सीड चूज़ करके लगा देता हूँ। जो आपको सीड बुरा लगे, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी ना लगे, कमज़ोर लगे, तो उसको हटा दीजिए। हम चाहते हैं हमारी मेहनत पर पानी ना फिरे, मतलब हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। ओके, अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसको फिंगर से पुश कर देंगे ताकि ये अंदर दंस जाए। उसके बाद में हम इसके ऊपर भी लेयर कर देंगे। इसी तरह इसको भी कर दीजिए और बाद में ऊपर इसके ऊपर थोड़ी सी हम और डालेंगे कोकोनट खस्क, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी थी। इस सीड को अगर आप ज़्यादा भी डाल देते हैं, मतलब दबा देंगे ज़्यादा इस कोकोनट खस्क के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे आपका सीड गलेगा नहीं। जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 100% सेफ़ है। और मिट्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मिट्टी के अंदर आप 3 से 4 इंच की लेयर के नीचे दबा देते हैं सीड को,
तो उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाती और वो गल जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जितना भी हम पानी देंगे, जितना इसने स्टोर करना हो वो स्टोर करेगा और एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाएगा उसी टाइम। अब टाइम है इसको पानी देने का। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाता है। इससे सीड गलने का ख़तरा नहीं होता, मतलब फंगस नहीं लगेगा। ना तो कोकोनट खस के ऊपर वाली लेयर पर फंगस लगेगा और ना ही नीचे वाली साइड पर सीड गलेगा। ये मेथड 100% सेफ़ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है और होती भी है या नहीं, क्योंकि ये मेथड मैं पहली बार आजमा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी आजमाया नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से जर्मिनेशन शुरू होगी। अब इन कप्स को हम रखेंगे शेडी एरिया में, क्योंकि अभी गर्मी के दिन हैं, जुलाई का महीना है। आज जुलाई की 8 तारीख हो चुकी है और हवा तो इतनी गर्म नहीं है, लेकिन धूप में काफ़ी हीट होती है। अगर आप इसको धूप में भी रखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको डेली बेस के ऊपर इनको पानी भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए सीड को काफ़ी हद तक पानी मिले, ताकि सीड के ऊपर जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू हो जाए। इसलिए मैं इसको रखूँगा शेडी एरिया में, जहाँ सूरज की रोशनी तो आती होगी लेकिन डायरेक्ट धूप ना आती हो। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं दोबारा लौट के आता हूँ। चलिए मैं इन कप्स को रख देता हूँ इस ट्रे के अंदर, क्योंकि इनके अंदर पानी जमा नहीं रह पाएगा, इसलिए हमें इस ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमने पानी देना हुआ तो इस ट्रे के अंदर थोड़ा सा पानी भर देंगे और ये नीचे से सक करता रहेगा। 10 दिन बाद एक बीज की स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसकी शूट निकल रही है और अभी किसी और की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब बीज की जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई। तो वो भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। अगर आप मिट्टी के अंदर इसको लगाते हैं तो जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन मिट्टी के अंदर स्प्राउटिंग तो जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद में पौधा मरने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हम ऐसा मीडिया यूज़ करते हैं जिसके अंदर सीड देर से जर्मिनेट हो लेकिन उसकी लाइफ अच्छी हो, मतलब पौधा जल्दी मरे ना। तो अब देखते हैं ये तीनों कब तक स्टार्ट होते हैं, तो स्टे विद मी। 21 दिन बाद 3 की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो चुकी है और एक की अभी तक जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई। लेकिन अगर इन सीड को मैंने लगाया होता मिट्टी के अंदर या ओनली कोकोपीट के अंदर या फिर ओनली पीट मॉस के अंदर, तो अब हमारे प्लांट कितने बड़े हो चुके होते, मतलब उनके पत्ते भी निकल चुके होते। मैंने ये न्यू एक्सपेरिमेंट किया कोको हस्क के अंदर ग्रो करने का, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर जब आप सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग जल्दी शुरू तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद में उसके पत्ते जल्दी नहीं ग्रो होंगे, क्योंकि सीड के अंदर से जब फीडर रूट्स निकलना शुरू होती हैं तो फीडर रूट्स को जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी या फिर बारीक मटेरियल यूज़ नहीं किया होता। और फीडर रूट को ज़रूरत होती है बारीक मटेरियल की, जिसमें वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। लेकिन कोकोनट खस के अंदर एरेशन काफ़ी होती है, मतलब हवा इनके अंदर इन आउट हो सकती है, लेकिन मिट्टी के अंदर हवा इन आउट नहीं होती जल्दी, जिसकी वजह से फीडर रूट ज़्यादा बढ़ती हैं और पत्ते भी ग्रोथ करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कभी भी इसके अंदर सीडलिंग ना करें। इसके अंदर मैंने 2 टाइप के सीडलिंग की थी। एक अजवाइन के पौधे की सीडलिंग की थी, सीडलिंग शुरू हो चुकी, लेकिन बाद में वो मरना शुरू हो गए, मतलब उनकी फीडर रूट शुरू नहीं हो पाई। और दूसरी सीडलिंग मैंने की लीची के पौधे की। लीची की सीडलिंग तो शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद में इसकी रूट्स डेवलप नहीं हो पा रही। अब मैं इसको शिफ्ट करूँगा मिट्टी के अंदर। कोकोनट खस को मैं निकाल दूँगा और ओनली चिकनी मिट्टी के अंदर दोबारा से इसी कप के अंदर भर के मैं लगाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी रूट्स तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन फीडर रूट्स नहीं बढ़ रही। तो हमें चाहिए फीडर रूट्स बढ़ें। फीडर रूट्स बढ़ेंगी तभी पौधे को खुराक मिल पाएगी। तो ये सोकिंग के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कोकोनट खस के अंदर, मतलब सीड को सोक करने के लिए। सीड को सोक करना मतलब कि सीड को थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, ताकि उसका जो ऊपर वाला छिलका है वो नरम हो जाए और उसके अंदर से स्प्राउट जल्दी आसानी से निकल सके। 3 से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आप कोकोनट खस के अंदर लगा सकते हैं, या जैसे ही आपको फील हो कि उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है तो आप उसको निकालिए और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसकी आप रूट्स देख सकते हैं, ये लंबी लंबी सी रूट्स, लेकिन फीडर रूट्स डेवलप नहीं हो पा रही। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको मिट्टी के अंदर लगा दूँ, इन्हीं कप्स के अंदर। तो मैं सबको निकाल लेता हूँ। तो इसकी रूट्स भी देख सकते हैं आप डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। इसका पत्ता निकला था, लेकिन ये ड्राई होना शुरू हो गया, क्योंकि फीडर रूट्स बन ही नहीं रही नीचे से।
और अब बात करते हैं चौथे वाले की। इसके अंदर से अभी तक कुछ भी नहीं निकला, लेकिन हम सीड को निकाल के देखते हैं कि सीड ख़राब हो गया है या उसकी भी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी थी। ये इंडिकेट तो दे रहा है कि इसकी रूट्स भी शुरू हुई थी। अब देखते हैं, तो इसकी रूट्स भी डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये ऊपर से अभी शूटिंग इसकी नहीं निकली। उसकी शूटिंग निकालने के लिए हम मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ से शूट इसकी निकल रही है, इसका पत्ता ऊपर वाली साइड पर निकल रहा है। तो इसको मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो जल्दी ही हमारा काम हो जाएगा। मैं इनके अंदर बालू मिट्टी भर लेता हूँ इन्हीं कप्स के अंदर, और देन इसके अंदर इनको शिफ्ट करूँगा। मैंने इन कप्स के अंदर मिट्टी को भर लिया, लेकिन अभी इनको पटका नहीं है, मतलब इनको पुश नहीं किया है, सिर्फ मिट्टी इनके अंदर डाली है। अब हम एक एक पौधा पकड़ेंगे और इनके अंदर लगाते जाएंगे। पहले मिट्टी को निकालना पड़ेगा आई थिंक। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। अब मैं इसको उठाऊंगा और थोड़ा सा पटकूंगा ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। इसी तरह मैं सबको कर लेता हूँ और शेयर करता हूँ। इन सभी को मैंने शिफ्ट कर दिया है इन मिट्टी के अंदर, और अब इसको हम पानी देंगे क्योंकि मिट्टी जो मैंने यूज़ किया वो बिल्कुल ही ड्राई थी। लीची को आप तब उगा सकते हैं जब मौसम आता है। गर्मी के मौसम में जब लीची मार्केट में आ जाती है, मतलब आपके खाने तक पहुंच जाती है, तो जब आप लीची को खा लेते हैं और उसकी गुठली को फेंकने लगें तो उनको फेंकिएगा नहीं, बल्कि उनको ग्रो कर सकते हैं। लीची के सीड को आप ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा देर तक स्टोर करेंगे तो इसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो किल हो जाएंगे, मतलब डेड हो जाएंगे, तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। आप फ्रेश फ्रूट लीजिए, फ्रेश में से जो सीड निकले उसको आप सो कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में 5 से 6 दिनों में आपको देखने को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आप ओनली मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये तो था 21 दिन का रिज़ल्ट। अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में ही कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर या मिट्टी के अंदर लगाया होता तो अब तक इनके बड़े बड़े पत्ते भी हो चुके होते। चलिए, मैंने एक सीड लगाया था पीट मॉस के अंदर, वो भी आपको दिखाता हूँ उसका क्या रिज़ल्ट मिला है। और जो हमारे पास ये कोकोनट खस्क बच चुका है, इसको फेंकिएगा नहीं, इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। आप अपनी मिट्टी के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इससे वाटर स्टोरेज सिस्टम अच्छा बन जाता है और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बन जाता है, और सोइल भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है इसके यूज़ करने से। जिसके अंदर आप सीडलिंग करते हैं, कभी भी उस मिट्टी को या जिसके अंदर कटिंग लगाते हैं उस मीडिया को कभी फेंका मत करें, बार बार उनको यूज़ भी आप कर सकते हैं। अब मैं इनको रखूँगा फुल धूप में, क्योंकि ये प्लांट जितने भी फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको सूरज की धूप बहुत ही अच्छी लगती है। अभी इसको कोई भी हम फर्टिलाइज़र नहीं देंगे जब तक कि ये 1 फुट या 2 फुट के ना हो जाएं। जब ये 1 से 2 फुट के हो जाएं उसके बाद हम इनको NPK फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या काऊ डंग भी दे सकते हैं, मतलब गाय का गोबर। गाय का गोबर यूज़ करने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, वो लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी और पोटाशियम भी है। लेकिन पोटाशियम की बहुत ही कम क्वांटिटी होती है उसके अंदर, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं और पौधा लंबा होता है। तो ये है वो जगह जिसके अंदर मैंने पीट मॉस लगाया और कुछ सेकुलेंट प्लांट लगाए हुए थे। उसके अंदर मैंने सीड लगा दिया था, जो कि ये आप पत्ता देख रहे हैं रेड रेड सा, ये उसी का पत्ता है। इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसके रूट्स काफ़ी नीचे तक दब चुकी हैं। वेल, कोई बात नहीं, खींचना पड़ेगा। ये मीडिया बहुत सॉफ्ट होता है जिसके अंदर मैंने इसको सीड को लगाया था, मतलब ऊपर रखा था, बीच में दबाया नहीं था। तो अब आपके सामने ये देखिए इसकी रूट्स किस तरह फीडर रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं, और साथ में इसका सीड भी अभी बाकी बचा हुआ है। और उसके ऊपर देखिए इसके पत्ते भी ग्रोथ करना शुरू हो गए हैं। अगर मैं इसको अब ज़मीन के अंदर लगा देता हूँ या इसी के अंदर अभी लगा रहने देता हूँ तो इसकी ग्रोथ और भी शुरू हो जाएगी। और एक सीड और भी था जिसकी अभी जर्मिनेशन आई थिंक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि इसको मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बाहर रख दिया था। थोड़ा सा ये वाला एरिया, स्टार्टिंग एरिया मिट्टी के अंदर दबा देता तो यहाँ से इसकी रूटिंग शुरू होती है, मतलब स्प्राउटिंग भी यहीं से शुरू होती है। वेल, इसको मैं लगा देता हूँ, उम्मीद है कि ये भी जल्दी ही ग्रोथ कर लेगा। और इसको मैं वैसे ही लगा दूंगा जैसे ये लगा हुआ था, मिट्टी के अंदर दबा दूंगा, मतलब इस पीट मॉस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि हमने सीडलिंग किस तरह करनी है और उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। और हाँ, इसको लीची को ग्राफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो ग्राफ्ट भी कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो भी ये फ्रूट देगा। लेकिन जो फ्रूट प्लांट सीड से ग्रो किया जाता है, जिस तरह आम है, जिस तरह लीची है, जिस तरह लोकाट है, जिस तरह सेब है, इस टाइप के जितने भी फ्रूट प्लांट होते हैं उनको सीड से ग्रो किया जाए तो वो ग्रो तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद वो फ्रूटिंग शुरू करते हैं। मान लीजिए 9 साल या 10 साल या 6 साल के बाद में वो अपनी फ्रूटिंग शुरू करते हैं।
आम काफ़ी देर से फ्रूटिंग शुरू करता है, 9 साल के बाद वो फ्रूटिंग शुरू करता है जो सीड से उगाया होता है। और अगर हम उसको ग्राफ्ट लगा दें तो 1 साल में ही उसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो आप घबराइए नहीं, आप ये लगाइए और फ्रूट ना भी लगे तो भी लीची का पौधा तो आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।